नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। आइए शुरू करते हैं क्लास 8th की जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 5, जिसका टॉपिक है इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज मतलब उद्योग। इसमें हमने अब तक पढ़ा कितने टाइप की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, किस किस बेस पे हम उनको डिवाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडस्ट्री होती है रॉ मटेरियल के बेस पे, साइज़ के बेस पे, ओनरशिप के बेस पे। उसके बाद हमने पढ़े थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, कि किन किन कारकों को मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम एक उद्योग को, एक इंडस्ट्री को कहीं पर लगाएं। तो लगाने से पहले क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो हम ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद आज हम शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, इंडस्ट्रियल सिस्टम। क्या है दोस्तों? इंडस्ट्रियल सिस्टम, औद्योगिक तंत्र। एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट्स, प्रोसेस एंड आउटपुट्स। जो आपका औद्योगिक तंत्र है, इसमें शामिल हैं 3 कारक, जैसे कि इनपुट का मतलब होता है निवेश, प्रोसेस प्रक्रम एंड आउटपुट्स निर्गत। मतलब कि इसमें आपने लगाया क्या, लगाने के बाद प्रक्रिया क्या हुई, और प्रक्रिया होने के बाद उससे आपको मिला क्या, ये चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। द इनपुट्स आर, हम जो इसमें लगाते हैं, जो हम इनपुट करते हैं, निवेश करते हैं, वह क्या है? वह होता है हमारा रॉ मटेरियल, कच्चा माल, लेबर, जो मजदूर लगाते हैं, कॉस्ट ऑफ लैंड, उस ज़मीन की जो पूंजी होती है वह भी इनपुट होती है, ट्रांसपोर्ट, यातायात या परिवहन, पावर, विद्युत या बिजली, एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, और अन्य या बाकी दूसरी, मैं कहूँगा आपको संरचनाएं, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी संरचनाएं, वह सब इनपुट होते हैं। अब आते हैं पराक्रम कौन से होते हैं, प्रक्रम कौन से हैं, वह प्रोसेस क्या है जिसमें कि हम कच्चे माल से, जिसमें कि हम कच्चे माल को बदल देते हैं उसका परिष्कृत उत्पाद में, उसके फिनिश प्रोडक्ट में। वह फिनिश प्रोडक्ट, जैसे हमने पेपर को बनाया था पेड़ की लुगदी से, और एंड प्रोडक्ट क्या था? नोटबुक थी। सो द आउटपुट आर द एंड प्रोडक्ट, और जो आउटपुट होता है वह होता है उसका रिजल्ट, उसका परिणाम, द इनकम अर्न, और उससे हमें जो आय मिलती है। इन केस ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लेकिन कपड़े की उद्योग के मामले में द इनपुट्स में भी कॉटन, हम मान लेते हैं कि जो इनपुट है, जो निवेश है, वह कॉटन है, सूती है या सूत है, ह्यूमन लेबर, मानव श्रम है या जो मजदूर है वो, फैक्ट्री कारखाना, एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, और जो यातायात के लिए कीमत लगी, ये सब हैं इसके इनपुट्स। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग। दैट मीन्स आप कह सकते हो ओटाई, कढ़ाई, बुनाई, रंगाई और छपाई, ये हो गई प्रोसेस। और इसका आउटपुट क्या हुआ? आउटपुट बन गई वह शर्ट जो आप लोग पहनते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इंडस्ट्रियल सिस्टम, यह थी हमारी औद्योगिक तंत्र। इसके बाद आते हैं इंडस्ट्रियल रीजन, औद्योगिक प्रदेश। क्या है दोस्तों? औद्योगिक प्रदेश। इंडस्ट्रियल रीजन्स इमर्ज व्हेन ए नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेट क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर द बेनिफिट्स ऑफ देयर क्लोजनेस। कहते ना कि इंडस्ट्रियल एरिया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्री लगी हुई हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं। तो इंडस्ट्रियल रीजन, औद्योगिक प्रदेश, वह बन के उभरता है जहाँ पर आपके बहुत सारे कारखाने या बहुत सारे उद्योग एक साथ लगाते हैं, और वह लोग आपस में एक दूसरे का जो मुनाफा है उसको बांटते हैं। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, जो मुख्य रूप से कुछ औद्योगिक प्रदेश हैं पूरे संसार के, वह क्या है? ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, मतलब कि पूर्वी उत्तर अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, पश्चिमी और केंद्रीय यूरोप, ईस्टर्न यूरोप,
एंड ईस्टर्न एशिया, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया। उसके बाद मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स टेंड टू बी लोकेटेड इन द टेम्परेट एरियाज नियर सी पोर्ट्स एंड स्पेशली नियर कोल फील्ड्स। जो मुख्य तौर पर औद्योगिक प्रदेश हैं जो कि स्थापित किए जाते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, जो कि समुद्री पोताश्रय के आसपास होते हैं, या आप कह लो खास तौर से किसी कोयले की खनन के आसपास हम इनको स्थापित करते हैं। इंडिया है सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन्स लाइक मुंबई पुणे क्लस्टर। भारत में भी बहुत सारे ऐसे औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे कि मुंबई पुणे क्लस्टर हो गया, बेंगलोर तमिलनाडु प्रदेश हो गया, हुगली रीजन हो गया, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन हो गया, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट हो गई, विशाखापत्तनम गुंटूर बेल्ट हो गई, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन, गुड़गांव दिल्ली मेरठ प्रदेश भी इसी में आता है, और लास्ट कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक क्षेत्र या समूह, यह भी भारत में ही एक औद्योगिक क्षेत्र माना गया है। ये मैप है, इस मैप में आपको दिखाया गया है क्या, इंडस्ट्रियल रीजन्स, दुनिया के औद्योगिक प्रदेश। ये आप देख सकते हो, जो ये है आपको पिंक पिंक दिख रहे हैं, या मैं कहूँगा जो ऑरेंज आपको दिख रहा है, यह ऑरेंज है, क्या है दोस्तों, वर्ल्ड इंडस्ट्रियल बेल्ट, संसार की औद्योगिक बेल्ट। और जो ये वाइट हैं, जो ब्लैक हैं, ब्लैक ब्लैक जैसे आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, सो ये ब्लैक हैं क्या, इंडस्ट्रियल रीजन, एक आपके औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, ये तो आपके हो गए औद्योगिक पट्टियाँ पूरी दुनिया की, एक पट्टी ये हो गई, एक ये हो गई, और जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट हैं ये हैं आपके औद्योगिक क्षेत्र, ये औद्योगिक प्रदेश। आइए, एक छोटी सी घटना हुई थी 1984 में, उसका भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि वह भी एक फैक्ट्री, एक इंडस्ट्री में हुई थी। इन इंडस्ट्रीज एक्सीडेंट्स मेनली अकर ड्यू टू टेक्निकल फेलियर। और हम आपको बता देते हैं कि जो इंडस्ट्रीज में, उद्योगों में जो एक्सीडेंट्स होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, वह होती है या तो गैर जिम्मेदाराना रुख से, कि हम पता लगा मशीन चला दे और वहाँ से हम लोग चले गए, मशीन चेक नहीं की, शुरू कर दिया, फिर वहाँ चले गए, आग लग गई। तो एक गैर जिम्मेदाराना जो हमारा रवैया होता है उससे होते हैं, या जब हम किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं रखते तब ये दुर्घटनाएं होती हैं। वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर ऑफ ऑल टाइम अकर्ड इन भोपाल ऑन 3 दिसंबर 1984 अराउंड 0030 AM। एक ऐसी ही बड़ी भयानक औद्योगिक घटना देखने को मिली थी 1984 में 3 दिसंबर को भोपाल में, जो कि रात को 12:30 बजे हुई थी। इट वॉज ए टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट इन विच highly poisonous methyl isocyanate gas along with hydrogen cyanide and other reaction product leaked out of the pesticide factory of Union Carbide। और यह घटना हुई थी जिसमें कि यूनियन कार्बाइड एक केमिकल होता है, इसकी कीटनाशक फैक्ट्री में यहाँ पे एक गैस रिलीज हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट, जो कि हाइड्रोजन साइनाइड के साथ मिलकर और दूसरे विषैले रसायन के साथ मिलकर यहाँ पे लीक हो चुकी थी, निकल रही थी, और उसका पता किसी को नहीं चला था। दी ऑफिशियल डेथ, इसमें पता लगा था खबर के दौरान कि लगभग 3598 लोग 1989 में इसका पता लगा था कि 3598 लोग इस दुर्घटना में मारे गए थे। थाउजेंड्स हु सर्वाइव्ड, और अब भी हजारों लोग ऐसे हैं जो अब भी इसकी वजह से बीमारी को भुगत रहे हैं, जैसे ब्लाइंडनेस, अंधेपन की बीमारी, इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम, जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसमें भी दिक्कत आ रही है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, और आंत्र शोध में जो डिफेक्ट आए वह अलग। ठीक है दोस्तों, आइए इसके बाद इन अनदर इंसिडेंट, एक इंसिडेंट और हुआ था जिसमें कि 23 दिसंबर 2005 2005 23 दिसंबर को चाइना में हुआ था, जिसमें कि एक गैस का कुआं
ब्लो आउट इन गाओस्कियो जोंगजिंग चाइना। चोंगजिंग चाइना में के गाओ क्याओ जगह पर वह गैस का कुआं फट गया था, जिसमें कि 243 लोग 243 पीपल मर गए थे एंड 9000 वर इंजर्ड और 9000 लोग लगभग घायल हुए थे एंड 64,000 वर इवैक्यूएटेड और 64,000 को वहाँ से विस्थापित निकाल दिया गया था। मैनी पीपल डाइड बिकॉज दे वर अनेबल टू रन आफ्टर द एक्सप्लोजन। अधिकतर लोग इसलिए मर जाते हैं क्योंकि वह वहाँ पर विस्फोट होने के बाद वहाँ से भाग नहीं पाते हैं। दोज हु कुड नॉट एस्केप इन टाइम सफर्ड वंस, जो वो लोग जो वहाँ से नहीं भागते, वहाँ से नहीं निकलते बचकर, वो लोग आँखों में जलन महसूस करते हैं, त्वचा जलने लगती है और उनके फेफड़ों में भी दिक्कत होने लगती है वहाँ पर फटने वाली गैस के कारण। ठीक है दोस्तों, तो जो वहाँ से नहीं गए, जो वहाँ से नहीं बचे, उन सबको इन सब दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब यहाँ पे है रिस्क रिडक्शन मेजर्स, कि हम इन खतरों को, जो ये जोखिम हैं, इनको कैसे कम कर सकते हैं, उनके लिए कुछ उपाय यहाँ बताए गए हैं। पहला, डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरियाज शुड बी सेपरेटेड द फार अवे फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरियाज, कि जो रहने वाली जगह है, जो आवासीय क्षेत्र है, जहाँ पर मकान बने होते हैं, लोग रहते हैं, उन क्षेत्रों से बहुत दूर जाकर औद्योगिक क्षेत्र बसाने चाहिए। पीपल स्टेइंग इन द विसिनिटी ऑफ इंडस्ट्री, जो लोग उस उद्योग के परिसर में रहते हैं, एरिया में रहते हैं, उन्हें जागरूक होना चाहिए कि जब कहाँ पर ये गैस जमा है, कहाँ पर नहीं है, और इसके क्या क्या नुकसान हैं और वह कैसे इनसे बच सकता है। तीसरा, फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव, कि जो आग लगने की चेतावनी है, या मैं कहूँगा कि जो अग्निशमन की व्यवस्था है, वह भी सुधारनी चाहिए। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस शुड बी लिमिटेड, कि जो नुकसान या जो जहरीला पदार्थ है, उसे भंडारण करने की जो क्षमता है, वह भी सीमित होनी चाहिए। पोल्यूशन डिस्पर्जन क्वालिटीज़ इन द इंडस्ट्रीज शुड बी इम्प्रूव, कि जो दूषित या प्रदूषण नियंत्रण के साथ उपाय को उन्नत किया जाए, उनको भी सुधार किया जाए। किनको? जिससे कि प्रदूषण नियंत्रण हो सके, इसके लिए भी कुछ उपाय निकालने चाहिए। अब इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज, कि मुख्य उद्योगों का वितरण कैसे होता है, कैसे करें। द वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रीज, दुनिया की मुख्य जो इंडस्ट्री है वह है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। कौन सी हैं जो मुख्य उद्योग हैं पूरी दुनिया के? पहला, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। दूसरा, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिसमें कि कपड़े बनते हैं। तीसरा, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, जिसका मतलब होता है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। तो यहाँ पर जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये तो बहुत पुराने उद्योग हैं, लेकिन जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, यह उभरती हुई टेक्नोलॉजी है, आप कह सकते हैं कि यह नया उद्योग है। द कंट्रीज इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज लोकेटेड आर, वे देश जहाँ पर कि लौह और इस्पात के उद्योग हैं, वे कौन से हैं? जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान एंड रसिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जहाँ पर इनका हब है, वे कौन से जहाँ कपड़ों का उद्योग है? वह है भारत, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान। द मेजर हब्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और जो मुख्य हब हैं आईटी के, सूचना प्रौद्योगिकी के, वह है सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया, मतलब कि मध्य कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली है, और इंडिया का बेंगलोर क्षेत्र है। यह है आईटी हब। लेफ्ट साइड में देखिए, डू यू नो, क्या आप जानते हैं इमर्जिंग इंडस्ट्रीज, जो उभरते हुए उद्योग हैं, उनको हम सनराइज इंडस्ट्रीज के नाम से भी जानते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आप सनराइज इंडस्ट्रीज किसको कहते हो, तो ऑब्वियस सी बात है, आप कहेंगे इमर्जिंग इंडस्ट्रीज को, जो उभरती हुई इंडस्ट्री है।
जैसे कि इसमें शामिल हैं आईटी, जो हमने अभी पढ़ा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें है वेलनेस, हॉस्पिटैलिटी एंड नॉलेज, मतलब कि स्वास्थ्य लाभ, या आप कहेंगे सत्कार, या फिर आप कहेंगे ज्ञान वाले जो नॉलेज हैं वह भी उभरती हुई नॉलेज या उभरती हुई इंडस्ट्री हैं। आयरन, अब हम पढ़ते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में। क्या पढ़े दोस्तों? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में। लाइक अदर इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टू कंप्राइजेज वेरियस इनपुट्स, प्रोसेस एंड आउटपुट्स। बाकी ही दूसरी उद्योग की तरह इंडिया लौह एंड इस्पात की जो उद्योग है इसमें भी इनपुट्स, प्रोसेस और आउटपुट्स, मतलब कि निवेश होता है, परक्रम होता है और उसके बाद रिजल्ट, आउटपुट, निर्गत मिलता है। दिस इज ए फीडर इंडस्ट्री हुज प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज। और जो इसके प्रोडक्ट हैं, और यह हम कहेंगे कि जो लौह इस्पात इंडस्ट्री है, लौह इस्पात उद्योग है, यह बाकी दूसरी उद्योगों के लिए पोषण का काम करती है। द इनपुट्स फॉर, अगर हम बात करें कि लौह इस्पात इंडस्ट्री के लिए इनपुट क्या है, निवेश क्या है, तो आइए, कच्चा माल क्या क्या है, जैसे कि आयरन ओर, लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर, अलॉन्ग विद इसके साथ साथ क्या लगता है, मजदूर लगते हैं, पूंजी लगती है, साइट जहाँ वह जगह चाहिए जहाँ पर कंपनी लगाई जाएगी, और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसके अलावा अन्य संरचनाएं। ठीक है दोस्तों। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन ओर, वह प्रक्रिया या वह प्रक्रम जिससे कि लौह अयस्क बदलता है इस्पात में, स्टील में, इसमें बहुत सारे स्टेज, चरण होते हैं। द रॉ मटेरियल, जो कच्चा माल है उसको हम एक ब्लास्ट फर्नेस में, किसमें, झोंका भट्टी में डालते हैं, जहाँ पर यह जाता है स्मेल्टिंग की प्रोसेस के दौरान परगलित होता है। परगलित आप सीधी भाषा समझ लीजिए कि वहाँ पर इसको गलाया जाता है। क्या कहा जाता है? गलाया जाता है। इट इज़ देन रिफाइंड, और गलाने के बाद इसको परिशोधित किया जाता है, रिफाइन किया जाता है। द आउटपुट ऑब्टेन्ड, इसके बाद जो हमें इससे आउटपुट मिलता है, रिजल्ट मिलता है, जो चीज़ हमें मिलती है वह होती है स्टील, इस्पात, विच में बी यूज बाय अदर इंडस्ट्रीज, और इस स्टील को बाकी दूसरी उद्योग रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करते हैं। शब्दावली देख लीजिए एक, स्मेल्टिंग होती क्या है? इट इज़ द प्रोसेस, यह वह प्रक्रिया है इन विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय हीटिंग बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट, जिससे कि मेटल्स को निकाला जाता है, निष्कर्षित किया जाता है उनके अयस्कों से, उनके अयस्कों से, जिसमें कि हम उनको उनके गलने वाले बिंदु से भी ज़्यादा मात्रा में गर्मी देते हैं। मतलब कि सपोज करो अगर 1000 डिग्री पर लोहा पिघल जाता है तो हम उसको 1000 की बजाय 4000 डिग्री गर्मी में रखेंगे, जिससे कि वह पिघलने के बाद भी पूरा गल जाए। ठीक है, ये होता है स्मेल्टिंग। आइए नेक्स्ट, स्टील इज टफ। उससे पहले हम देखते हैं कि स्टील बनती कैसे है। इसमें हमें चाहिए 8 टन कोयला, मतलब 1 टन स्टील बनाने के लिए 8 टन कोयला चाहिए, 4 टन लौह अयस्क चाहिए, 1 टन चूना पत्थर चाहिए, तब जाके आपकी 1 टन स्टील बनती है। स्टील इज टफ एंड इट कैन ईजिली बी शेप्ड, कट और मेड इनटू वायर। जो आपकी इस्पात होता है, स्टील को हम इस्पात कहते हैं हिंदी में दोस्तों, याद रखना। तो स्टील बहुत टफ, बहुत मजबूत होती है, और इसको आप आसानी से कोई भी आकृति दे सकते हो, कोई भी शेप दे सकते हो, काट सकते हो, और इनको तार भी बना सकते हो, तार के अंदर डाल सकते हो। स्पेशल एलॉयज ऑफ स्टील। एलॉयज होता है मिश्रण, मिश्र धातु। एलॉयज होता है मिश्र धातु। अगर आप स्टील की मिश्र धातु को छोटे छोटे अमाउंट में किसी भी दूसरी धातु के साथ मिला दो, जैसे कि एल्यूमिनियम, निकेल, कॉपर, एल्यूमिनियम के साथ, निकेल के साथ, तो कॉपर तांबे के साथ, सो
ये एलोई जो मिश्र धातु हैं गिव स्टील अनयूजुअल हार्डनेस। तो यह एलोई जो ये मिश्र धातु हैं ये इस स्टील को असामान्य ताकत मजबूती देते हैं, कड़ापन देते हैं और इसको जंग से बचने के योग्य बना देते हैं। ठीक है। स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। आधुनिक उद्योग की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है किसको? स्टील को। स्टील को कहा जाता है, स्टील को कहा जाता है आधुनिक युग की रीढ़ की हड्डी। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज इन आइदर मेड ऑफ आयरन और स्टील और हैज मेड विद टूल्स एंड मशीनरी ऑफ दीज मेटल्स। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ बनी हुई हैं वह या तो लोहे की बनी होती है या फिर स्टील की बनी होती है। चाहे उनको बनाने के लिए औजार भी हों, वह औजार भी लोहे और स्टील के ही बने होते हैं। चाहे हम बात करें जहाज़ की, रेलगाड़ी की, ट्रक्स की, ऑटोज़ की, यह सब स्टील या लोहे के बने होते हैं। यहाँ तक कि जो आपकी सेफ्टी पिन होती है या सुइयाँ होती हैं यह भी स्टील की बनी होती है। ऑयल वेल्स आर ड्रिल्ड विद स्टील मशीनरी। जो तेल के कूप होते हैं, तेल के कुएं होते हैं, उनको भी खोदा जाता है, वहाँ पर भी गड्ढा किया जाता है स्टील की मशीनों के द्वारा। स्टील पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट ऑयल। जो स्टील की पाइपलाइन है उनसे तेल को हम यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं या कहोगे कि परिवहित करते हैं। मिनरल्स आर माइंड विद स्टील इक्विपमेंट। जो मिनरल्स हैं, जो खनिज हैं, उन खनिजों का खनन किया जाता है स्टील के औजारों के द्वारा। फार्म मशीन्स, जो खेतों के काम करने वाली मशीन हैं वह भी अधिकतर स्टील से बनाई जाती हैं। लार्ज बिल्डिंग्स हैव स्टील फ्रेमवर्क। और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का ढांचा बनता है वह भी स्टील का होता है। हमने अभी पढ़ा था ब्लास्ट फर्नेस, जिसमें कि हमने स्मेल्टिंग कराई थी आयरन ओर की स्टील बनाने के लिए। तो यह है वह आपका फर्नेस। ये देखिए यहाँ से ये डाल रहे हैं, नीचे आयरन ओर है, लाइमस्टोन चूना पत्थर है और कोयला है। ये इसमें आग जलाई जा रही है, भट्टी है, इसमें इसको डाल दिया, यहाँ से गर्म हवा दी जा रही है और ये इसमें इधर इकट्ठा हो गया आपका मोल्टन आयरन, जो आपका क्या था स्मेल्टिंग के बाद पिघला हुआ लोहा इसमें डाल दिया। और स्लैग होता है आपका धातु मल, जो उसके बाद उसमें मल बचा या वेस्ट बचा या कुछ भी खराब चीज़ बची वो इधर इकट्ठी हो जाती है। आइए, बिफोर 1800 AD 1800 ईस्वी पूर्व से पहले जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री थी, जो लौह इस्पात का उद्योग थे, वाज लोकेटेड वेयर रॉ मटेरियल्स, वहाँ पर स्थापित की जाती थी जहाँ पर कच्चा माल, बिजली या पानी आराम से उपलब्ध हो जाएं। बाद में जो इसकी आदर्श स्थितियाँ हो गई वे हो गई कि यह कोयले की खानों के पास बनाई जाए, नदियों के पास बनाई जाए या रेलवे स्टेशन के पास बनाई जाए। आफ्टर 1950 1950 के बाद जो ये इंडस्ट्री उद्योग है इसको शुरू किया जाने लगा। कहाँ पर? एक बिल्कुल फ्लैट लैंड पे, बिल्कुल प्लेन या समतल भूमि पर, जो कि कहाँ पर होती थी? सी पोर्ट्स के पास। कहाँ पर होती थी? समुद्री पत्तन के पास, समुद्री पोताश्रयों के पास। दिस इज़ बिकॉज ऐसा इसलिए होता था बाय दिस टाइम, क्योंकि इस समय के दौरान जो स्टील थी उसका काम इतना ज़्यादा हो चुका था कि हर जगह अब स्टील की ज़रूरत पड़ती थी। और उस स्टील की पूर्ति करने के लिए जो लौह अयस्क था, आयरन ओर था, उसका हमें अपने विदेशों से अपने देश में आयात करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? आयात करना पड़ता था। इन इंडिया, भारत में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज़ डेवलप्ड। भारत में जो लौह और इस्पात उद्योग है वह विकसित हुआ है और विकसित होने के साथ साथ इन्होंने पूरा लाभ उठाया है। किसका? इन्होंने पूरा लाभ उठाया है यहाँ से मिलने वाले कच्चे माल का, सस्ते मजदूरों का, यातायात का और बाज़ार का। ऑल द इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स, जितने भी मुख्य इस्पात उत्पादन संयंत्र हैं, जितने भी क्या हैं? ऑल इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसिंग
उत्पादक केंद्र हैं, जितने भी आपके इस्पात उत्पादक केंद्र हैं, जैसे कि भिलाई हो गया, दुर्गापुर हो गया, बर्नपुर हो गया, जमशेदपुर हो गया, रूरकेला, बोकारो हो गया, ये सारे एक ही तरह के प्रदेशों में पाए जाते हैं, जो कि 4 राज्यों में फैले हुए हैं। 4 राज्य कौन से हैं? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। और आपने देखा होगा ये सारे एक साथ ही लगे हुए हैं। उसके अलावा भद्रावती और विजयनगर कहाँ पर हैं? कर्नाटक में, यहाँ पर भी स्टील प्लांट हैं। विशाखापत्तनम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर भी स्टील प्लांट हैं। सलेम इन तमिलनाडु, तमिलनाडु के सलेम में भी है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे स्टील सेंटर हैं, इस्पात के केंद्र हैं, जहाँ पर कि वे अपने लोकल रिसोर्सेज को, स्थानीय संसाधनों का पूरी तरीके से उपयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं जमशेदपुर की। अब जमशेदपुर का नाम क्यों आया, यह क्यों महत्वपूर्ण है और इससे आप क्या समझ सकते हैं, आइए जानते हैं। जमशेदपुर, मैं आपको बता देता हूँ कि जमशेदपुर कहाँ पर है। जमशेदपुर है झारखंड में। कहाँ पर दोस्तों? झारखंड में। आइए, बिफोर 1947, 1947 से पहले की बात है, देयर वाज ओनली 1 आयरन एंड स्टील प्लांट इन कंट्री, कि हमारे देश में सिर्फ एक ही लौह इस्पात का उद्योग था, या आप कह लो कि आयरन और स्टील का एक ही प्लांट था, एक ही फैक्ट्री थी, एक ही कंपनी थी, जिसका नाम था टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। इट वाज प्राइवेटली ओन्ड, और यह निजी स्वामित्व के द्वारा की जा रही थी। इसका कोई एक कह सकते हो कि इंडिविजुअल मालिक था। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, सरकार ने इसमें अपना हस्तक्षेप करना शुरू किया और सरकार ने बहुत सारे आयरन एंड स्टील प्लांट लगाने शुरू किए। टिस्को जो शुरू की गई थी 1907 में, कब? 1907 में शुरू की गई थी। कहाँ पर? साकची। कहाँ की गई थी? साकची। साकची कहाँ पर है? साकची है नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर, 2 नदियों के संगम पर। किस किस के संगम पर? सुवर्णा रेखा और खरकाई। कौन सी नदियाँ? जो कि झारखंड में हैं। सुवर्ण रेखा और खड़काई नदी के संगम पर यह साकची जगह पर टिस्को कंपनी लगाई गई थी। बाद में साकची का नाम बदल दिया गया और इसका नाम रख दिया गया जमशेदपुर। ज्योग्राफिकली, अगर भौगोलिक रूप से बात करें, जमशेदपुर इज द मोस्ट कन्वीनियंटली सिचुएटेड आयरन एंड स्टील सेंटर इन द कंट्री, कि जो जमशेदपुर है वह बड़ा ही सुविधाजनक जगह कह सकते हैं इस लौह और इस्पात के केंद्र लगाने के लिए, या इसके केंद्र के लिए, इस पूरे देश में, इस पूरे जगह में, इस पूरे भारत में। ये इसका मैप दिखाया गया है, किसका? इस टिस्को इंडस्ट्री का, जो कि जमशेदपुर में है। इसकी लोकेशन बताई गई है आयरन और स्टील इंडस्ट्री की, ये आप देख सकते हैं। अगर इन रेड की बात करें तो ये तो है आपकी रोड, जो रोड्स हैं। इसकी बात करें, ये है आपका रेलवे ट्रैक, और रेलवे ट्रैक कौन सा है? टाटानगर रेलवे स्टेशन। ठीक है, आइए। साकची वाज चूजन टू द सेट अप द स्टील प्लांट फॉर सेवरल रीजन्स। दिस प्लेस वाज ओनली 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम कालीमाती स्टेशन ऑन द बंगाल नागपुर रेलवे लाइन। जो साकची को चुना गया था यहाँ पर ये प्लांट लगाने के लिए, उसके बहुत सारे मुख्य कारण थे। पहला, एक तो ये है कि यह कालीमाती स्टेशन, जो कि बंगाल नागपुर रेलवे लाइन कहलाई जाती है, उससे कुल 32 किलोमीटर दूर था। दूसरा, इट वाज क्लोज टू द आयरन ओर, यह आयरन ओर, कोल और मैंगनीज, मतलब कि लोयस, कोयला और मैंगनीज के निक्षेपों, इनके डिपॉजिट के पास था, और साथ ही साथ कोलकाता की बड़ी मार्केट के पास भी पड़ता था। टिस्को गेट्स कोयल फ्रॉम झरिया कोलफील्ड। टिस्को जो कोयला लेता था वह झरिया कोयले खान से लेता था, और आयरन ओर, और जो ये लोयस, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैंगनीज लेता था,
यह लेता था उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से। दी खरकाई और सुवर्ण रेखा, जो ये दो नदी थी, इनसे इसकी पानी की पूर्ति होती थी। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स प्रोवाइडेड एडिक्वेट कैपिटल फॉर इट्स लेटर डेवलपमेंट, बाद में सरकार ने इसको प्रोत्साहित किया इसके विकास के लिए। इसको बोला कि वो तो विकास कर, जितना पैसा चाहिएगा हम देंगे, तू सर्विस प्रोवाइड कर, तू अच्छे अच्छे काम कर, बहुत अधिक मात्रा में स्टील बना। इन जमशेदपुर में सेवरल अदर इंडस्ट्री प्लांट्स वर सेटअप आफ्टर टिस्को। टिस्को के बाद जमशेदपुर में और भी ज़्यादा स्टील के प्लांट लगाए गए। दे प्रोड्यूस केमिकल्स, लोकोमोटिव पार्ट्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, मशीनरी, टिन प्लेट, केबल, वायर। ये जो स्टील प्लांट्स थे, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाने शुरू की, जैसे कि इन्होंने बनाए केमिकल्स या लोकोमोटिव पार्ट्स। लोकोमोटिव पार्ट्स होते हैं जो इंजन के पुर्जे होते हैं, इंजन जो गाड़ियों के इंजन है उनके पुर्जे जो होते हैं वे बनाने शुरू किए। खेती से संबंधित उपकरण बनाने शुरू किए। मशीनरी, बहुत बड़ी बड़ी मशीन बनाने शुरू की। टिन प्लेट, जो टिन की चादर होती हैं, उनको शुरू किया। केबल बनाने शुरू किए। और वायर, टायरों को जो तार होते हैं उनको भी बनाना इन लोगों ने शुरू किया। द डेवलपमेंट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ओपन द डोर्स टू रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। जैसे जैसे इस लोह और इस्पात उद्योग का विकास बढ़ता गया, उसने दरवाजे खोल दिए। किसके? उसने दरवाजे खोल दिए त्वरित औद्योगिक विकास के इस भारत में। इस लौह अयस्क, मैं कहूँगा इस लौह और इस्पात उद्योग के जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, विकास होता गया, उसी तरीके से उसके साथ साथ भारत में और भी बाकी उद्योगों के लिए रास्ते खुलते चले गए। ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री डिपेंड हैवीली ऑन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फॉर देयर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अधिकांश सभी सेक्टर की जो भारतीय इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री है, वह बहुत अधिक मात्रा में डिपेंड करती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पर। क्यों? क्योंकि आप लोग समझ लो, जैसे कि आपको चाहे एक छोटी दुकान बनानी हो, चाहे मकान बनाना हो, चाहे बहुत सारे फ्लैट्स बनाने हो या रोड बनानी हो, आपको ज़रूरत किसकी होती है? आपको ज़रूरत होती है लोहे की, स्टील की, जिससे कि वह चीज़ मजबूत बन सके। द इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स एज वेल एज मिनी स्टील मिल्स। आप जैसे कि आपके यहाँ भारत में बहुत बड़े बड़े स्टील के प्लांट्स हैं, उसी तरह छोटे छोटे स्टील की मिल्स भी हैं, छोटी छोटी स्टील की मिल्स भी हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स, जिसमें कि द्वितीयक उत्पादक शामिल हैं, रोलिंग मिलें शामिल हैं, और एंसिलरी इंडस्ट्रीज, जो सहायक उद्योग हैं, वह भी इसमें शामिल हैं। पिट्सबर्ग ये कहाँ की जगह आ गई? यह जगह है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका की एक जगह है पिट्सबर्ग। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट स्टील सिटी, और यह भी एक मुख्य या आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण इस्पात शहर है। द स्टील इंडस्ट्री, और इस पिट्सबर्ग में जो इस्पात का उद्योग है, वह लोकेशनल एडवांटेज, उस जगह के जितने भी लाभ हैं उन सब का आनंद उठाता है। जैसे कि कुछ कच्चा माल तो उसको पिट्सबर्ग से मिल जाता है, जैसे कि कोयला, जो कि वहाँ लोकल में बहुत मिलता है। जबकि जो आयरन ओर है वह आता है लोहे की खादानों से। वह कहाँ पर है? मिनेसोटा। कहाँ पर है? मिनेसोटा में जो लोहे की खान है, वहाँ से इसको लौह अयस्क मिलता है, जो कि वहाँ से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। बिटवीन दीज माइंस, इन खानों के बीच में, एंड पिट्सबर्ग और इन खानों के बीच में एक बहुत बड़ा, या आप कह लो एक सबसे बेस्ट रास्ता है फॉर शिपिंग। किसके लिए? नौ संचालन के लिए। मतलब कि इस रास्ते से पानी के थ्रू ये लोग वहाँ से जो अयस्क है वह लेके आते हैं। और वह क्या है? द फेमस ग्रेट लेक्स वाटरवे, बहुत प्रसिद्ध ग्रेट लेक्स वाटरवे, ग्रेट लेक्स जलमार्ग। ट्रेन्स कैरी द ओर फ्रॉम द ग्रेट लेक,
जो ट्रेन होती है वह ग्रेट लेक से और लेके आती है, और मतलब अयस्क लेके आती है कहाँ तक, पिट्सबर्ग एरिया तक। द ओयो, मोनोगेला एंड एलिगेनी रिवर्स प्रोवाइड एडिक्वेट वाटर सप्लाई, और जो इस स्टील प्लांट का पानी की भरपाई करता है वह 3 नदियाँ करती हैं। कौन कौन सी, ओयो नदी, मोनोगेला नदी, एलिगेनी नदी, जो कि इसको पर्याप्त मात्रा में पानी देती है। टुडे वेरी फ्यू ऑफ द लार्ज स्टील मिल्स आर इन पिट्सबर्ग इटसेल्फ। आज भारत में बहुत कम मात्रा में बड़ी स्टील की मिलें देखने को मिलती हैं। दे आर लोकेटेड इन द वैलीज ऑफ द मोनागहेला एंड एलिगेनी रिवर अबव, जो कि मोनागहेला और एलिगेनी की घाटी के ऊपर स्थित है, और पिट्सबर्ग अंडर अलोंग द ओयो रिवर बिलो इट, और ओयो रिवर के निचाई पर स्थित है। फिनिश्ड स्टील, जो परिष्कृत इस्पात होता है, मतलब बिल्कुल फिनिश्ड प्रोडक्ट है स्टील का, वह ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वह यातायात किया जाता है, परिवहित किया जाता है, भेजा जाता है बाज़ारों में। कहाँ पर, बाज़ारों में। कैसे, दोनों ही रास्तों से, चाहे वो ज़मीन का रास्ता हो चाहे वो पानी का रास्ता हो। दी पिट्सबर्ग एरिया हैज़ मैनी फैक्ट्रीज अदर दैन स्टील मिल्स। पिट्सबर्ग में और भी बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, किससे, इन स्टील की मिलों के अलावा। दीज यूज स्टील एज देयर रॉ मटेरियल टू मेक मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स सच एज रेल रोड इक्विपमेंट, हैवी मशीनरी एंड रेल्स। और ये जो फैक्ट्री हैं, ये इस स्टील की फैक्ट्री में से, स्टील की कंपनी में से स्टील लेती है, जो कि उन फैक्ट्रियों के लिए कच्चे माल के रूप में काम करती है, और वो लोग उस स्टील से बहुत सारे दूसरे उत्पाद बनाते हैं, जैसे कि रेल की पटरी, रेल के उपकरण, बड़ी बड़ी मशीनें और रेल्स या ट्रेन आप कह लो, ये चीज़ें बनाई जाती हैं। इसके अलावा मैं आपको एक जानकारी देता हूँ बहुत अच्छी, जो बहुत ज़रूरी है। क्या आप जानते हैं कि जो ग्रेट लेक्स है उनके नाम क्या क्या हैं? उनके नाम हैं, पहला है सुपीरियर लेक, दूसरा हुरॉन लेक, ओंटारियो लेक, मिशिगन लेक, एरी लेक। ये 5 लेक हैं जिसको ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। सुपीरियर, हुरॉन, ओंटारियो, मिशिगन एंड एरी। लेक सुपीरियर, जो सुपीरियर लेक है वह सबसे बड़ी लेक है इन 5 लेक्स में। झील, इन 5 झीलों में सबसे बड़ी झील है, जो कि इट लाइज हाइयर अप स्ट्रीम देन अदर्स, जो कि इन सबसे ज़्यादा उच्च उदर प्रवाह पर स्थित है। उच्च उदर प्रवाह, अप स्ट्रीम, ऊपर की ओर बहती हुई उस सतह पर यह स्थित है। तो दोस्तों, आज हमने इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा, इंडस्ट्री सिस्टम के बारे में पढ़ा, इंडस्ट्री रीजन के बारे में पढ़ा, और इंडस्ट्री का एक पार्ट जिसको कि हमने नाम दिया था आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों, ये इसका एक टॉपिक आज ख़त्म हो गया। इसको अच्छी तरह पढ़ें, समझें। अब अगले टॉपिक में बाकी इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।